जो सवाल दिया हुआ है वो सवाल लिखता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल 12 लेटर्स find the number of ways in which all 12 letters of the word refrigerator can be arranged. मुझे ये बताओ कि ये जो 12 वर्ड्स हैं जो कि लफ्ज रेफ्रिजरेटर में है वो कितने अलग अलग तरीके से हो सकते हैं अरेंज इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, अगर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, अगर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। बताओ क्या आंसर होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मुझे इन 12 लफ्ज़ों को अरेंज करना है, अगर मुझे इन 12 लफ्ज़ों को अरेंज करना है और कोई भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। 12 लफ्ज़ हैं तो इसके लिए 12 फैक्टोरियल, और अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। रिपीट क्या क्या हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। आर रिपीट हो रहा है, आर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आर रिपीट हो रहा है तो एक बार 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। और ई रिपीट हो रहा है 1 2, 2 बार ई रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 997 9200, 997 9200, ये मेरा आंसर होगा पहले वाले पार्ट का यानी कि ए का। डी का आंसर कैलकुलेट करते हैं। इफ द आर्स मस्ट ऑल बी टुगेदर, बोलता है कि सारे के सारे आर जो है ना वो एक साथ हो, सारे के सारे आर जो है वो एक साथ हो। तो इसका तरीका मैंने क्या सिखाया था, इसका तरीका मैंने ये सिखाया था कि जितनी चीजें हों पहले तो उसका ब्लॉक बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और सारे आर साथ रख रहे हैं तो जो चीज़ें साथ रखनी है उसका एक ब्लॉक बना दो। हमारे पास 4 आर हैं और सवाल ये कहता है कि ये चारों आर एक साथ होंगे। तो इन 4 आर्स का एक बड़ा ब्लॉक, इन 4 आर्स का एक बड़ा ब्लॉक, और इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9, यानी कि 9 ब्लॉक्स हो गए। तो ये 9 ब्लॉक्स अपने आप को 9 फैक्टोरियल तरीके में अरेंज करेंगे, ये 9 चीज़ें अपने आप को 9 फैक्टोरियल तरीके में अरेंज करेंगी। और जो आर का ब्लॉक था उसके अंदर चारों आर अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगे, और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो आर रिपीट हो रहा है और ई रिपीट हो रहा है तो उसके फैक्टोरियल से हम करेंगे डिवाइड। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जब हम बेसिक इक्वेशंस कर रहे थे उसमें ए और बी को हमें साथ रखना था, तो हम करते क्या थे, हम ए और बी का एक ब्लॉक बना लेते थे। इसी तरह चारों आर एक साथ रखते हैं तो चारों आर का एक ब्लॉक बन गया। इसके अलावा 8 चीज़ें, तो टोटल 9 चीज़ें हो गई, 9 फैक्टोरियल। आर या बड़े ब्लॉक में अपने आप को आर जो है वो 4 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं, इसलिए 4 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड किया जाता है। क्या आंसर आता है, 181,440। ठीक है, अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस, देखो सेलेक्शन करनी है, हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस ऑफ 4 लेटर्स, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स फ्रॉम द 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड रेफ्रिजरेटर कंटेन्स नो आर्स 2 ईज। मुझे इसमें से लफ्ज सेलेक्ट करने हैं और वो लफ्ज ऐसे हो कि एक भी आर ना हो और 2 ई सेलेक्ट हुए हों। तो हमारे पास आर कितने हैं, हमारे पास टोटल आर 4 हैं। हमारे पास ई कितने हैं, हमारे पास ई है 2। इसके अलावा अदर लेटर्स, अदर लेटर्स, अदर लेटर्स, अदर्स जो आर नहीं है और जो ई नहीं है, जो आर नहीं है और जो ई नहीं है वो कितने हैं, जो आर नहीं है और जो ई नहीं है वो 6 हैं। अच्छा, 4 आ रहे हैं उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, एक भी नहीं। 4 आ रहे हैं उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, एक भी नहीं, तो 4C0 हो गया। 4 आर में से एक भी आर नहीं सेलेक्ट करना तो 4C0 हो गया। अच्छा, 2 ई है, 2 ई में से कितने ही सेलेक्ट करने हैं, दोनों, तो 2C2 हो गया। 2 ई है, दोनों में से दोनों सेलेक्ट करने हैं तो 2C2 हो गया। और बाकी 6 चीजें बच जाती हैं। अगर मैंने 2 ई सेलेक्ट करे हैं तो बाकी 6 में से बचे हुए 2 को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 15। 4 मेरे पास आर हैं उसमें से एक भी आर नहीं सेलेक्ट करूंगा, 2 मेरे पास ई है उसमें से दोनों ई सेलेक्ट करूंगा,
और 6 मेरे पास दूसरे लेटर्स हैं, उसमें से 2 लेटर्स को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 15। 15 चीजें मैंने सेलेक्ट करी होंगी, 15 चीजें मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। 4 मेरे पास आर है, उसमें से एक भी आर नहीं सेलेक्ट करना, 2 ई है, दोनों ई सेलेक्ट करने हैं। 6 दूसरी चीजें हैं, उसमें से 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। सर आपको कैसे पता चला? बची हुई जो 6 चीजें हैं उसमें से 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। टोटल 4 चीजें सेलेक्ट करनी थी, जब तुमने 2 ई सेलेक्ट कर लिए हैं तो बाकी बची हुई 2 चीजें सेलेक्ट करोगे। क्या ये सवाल क्लियर है? मैं अगले सवाल पर बढ़ूं। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस किया, इसके बाद हम जरा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को भी डिस्कस करते हैं। 14 कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है तो पहले 14 डिस्कस हो जाए। 14 कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है तो पहले 14 डिस्कस हो जाए। 14 को डिस्कस करते हैं भाई। 14 जो है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग और 14 को जरा सॉल्व करते हैं। 14 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है इसाम हैज 11 डिफरेंट सीरीज। इसाम के पास 11 अलग अलग मुख्तलिफ सीरीज है। मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्या एक जैसी दिखती हैं? नहीं, एक जैसी दिखती नहीं है। ऑफ इट 6 आर पॉप म्यूजिक, 6 जो है वो पॉप म्यूजिक की हैं। 3 आर जैज, 3 जैज की हैं और 2 आर क्लासिकल, और 2 जो है वो क्लासिकल है, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 11 सीडीज हैं। इसाम के पास 11 सीडीज हैं। सवाल बोलता है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट का वर्ड आ गया, अरेंजमेंट का वर्ड आ गया, यानी कि फैक्टोरियल या परमिटेशन लगेगा। हाउ मेनी डिफरेंट मुख्तलिफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल 11 सीडीज ऑन अ शेल्फ आर देयर इफ द जैज सीडीज आर ऑल नेक्स्ट टू ईच अदर। सारी जैज की सीडीज एक साथ होंगी। टोटल कितनी सीडीज हैं? 11 सीडीज हैं। तो पहले तो आप 11 बॉक्सेस बना लो। 11 बॉक्सेस अगर आप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है ना। ये 11 बॉक्सेस हो गए। अब जो जैज की जितनी भी सीडीज हैं वो सारी की सारी मुझे एक साथ रखनी है, ठीक है ना। जैज की एक सारी सीडीज साथ रखनी है। लेट से ये J1 है, ये J2 है और ये J3 है। J1 J2 J3 का एक बड़ा वाला बॉक्स बन गया 3 का। ये चौथी चीज, ये पांचवा, छठा, 7 8 9 10 11, 11 चीजें हो गई। 11 चीजें अपने आपको कितने तरीकों में अरेंज करेंगी? 11 डिफरेंट सीरीज थी ना। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स। अच्छा एक मिनट, कितनी चीजें हो गई? 11 नहीं, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीजें हो गई ना। 9 चीजें हो गई। तो ये 9 चीजें अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज करेंगी? ये 9 चीजें अपने आप को 9 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज करेंगी। और जो ये जैज सीरीज वाला बॉक्स था इसमें 3 चीजें हैं, ये अपने आप को कितने तरीकों में अरेंज कर सकती हैं? 3 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं, यानी कि 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज 217720, 217720 280, 2177280। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि यहाँ पर मैंने रिपीटेशन के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड नहीं किया? कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि 3 जैज की सीडीज थी तो आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, और 6 पॉप की सीडीज थी तो आप 6 पॉप से फैक्टोरियल से डिवाइड करते, और 2 क्लासिकल थी तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करते, क्योंकि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो होती है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पर रिपीटेशन के फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हैं? हमने ऊपर तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, हमने ऊपर तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, ऊपर हमने रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। इसका जवाब फातिमा ने दिया है बिकॉज डिफरेंट सीडीज हैव, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो वो जो है उनका जेनर जो है वो जहाज है, लेकिन उसके अंदर जो है, उसके अंदर जो है वो उसकी जैज की 3 जो सीडीज हो सकती हैं वो अलग अलग सिंगर्स की हो सकती हैं, ठीक है ना। वो अलग अलग सिंगर्स की हो सकती हैं और अलग अलग सिंगर्स की अलग अलग सीडीज हो सकती हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है इसाम मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉप म्यूजिक सीडीज। अब देखो कीवर्ड क्या है कॉम्बिनेशन लगाने का? सिलेक्शन है। अगर कोई ग्रुप बना रहे हो, कमेटी बना रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो तो हम कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। सर जैस को हमने 9 फैक्टोरियल में भी काउंट किया और 3 फैक्टोरियल में भी। हाँ तो हमेशा हम ऐसा ही करते हैं ना। देखो उसने बोला था कि सारी जैस की सीडीज एक साथ होंगी, सारी जैस की सीडीज एक साथ होंगी। तो जो जैस की सीडीज एक साथ होंगी उनका एक बड़ा ब्लॉक बनाया,
जिस तरह से ABCD वाली एग्जाम्पल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि A और B एक साथ होंगे तो क्या होगा, A और B का एक ब्लॉक बनता था और C और D का एक एक ब्लॉक बनता था और 3 फैक्टोरियल लगाते थे, याद आया? तो हमने यहाँ पर जो काउंट किया है वो तो इस बड़े ब्लॉक की वजह से किया है, हमने जो यहाँ पर काउंटिंग की है तो वो तो बड़े ब्लॉक की वजह से की है। और फिर इसके अंदर ये तीनों चीजें अपने आप को 3 फैक्टोरियल तरीकों में भी अरेंज कर सकती हैं। अगला है इसाम मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉप म्यूजिक सीडीज, 2 जैज सीडीज एंड 1 क्लासिकल सीडी, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल सिलेक्शंस कैन बी मेड। ठीक है, तो अच्छा, काइंडली किसी ने भी अगर सवाल पूछना है तो वो चैट बॉक्स को यूज करो, काइंडली किसी ने भी अगर सवाल पूछना है तो वो चैट बॉक्स को यूज करो। ठीक है, इसाम मेक्स अ सिलेक्शन ऑफ 2 पॉप म्यूजिक सीडीज, टोटल पॉप म्यूजिक की सीडीज कितनी है? 6 है। टोटल पॉप म्यूजिक की सीडीज कितनी है? 6 है। 6 में से 2 पॉप म्यूजिक की सीडी जो है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है ना, उसके अलावा हमारे पास जैज की सीडीज कितनी है? 3 है। 3 में से 2 जैज की सीडीज को सेलेक्ट करना। और उसके अलावा क्लासिकल सीडीज कितनी है? क्लासिकल सीडीज 2 हैं, 2 में से एक क्लासिकल सीडी को मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, पहले पार्ट 2 को रिपीट करता हूँ। मेरे पास 6 पॉप म्यूजिक की सीडीज थी, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है तो 6C2। फिर मेरे पास 3 जैज की सीडीज थी, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है तो 3C2। और फिर 2 क्लासिकल सीडीज थी, उसमें से एक क्लासिकल सीडी को सेलेक्ट करना है तो 2C1। 6C2 इंटू 3C2 इंटू 2C1। ठीक है, कैलकुलेटर पर NCR के नाम से एक की होती है, NPR के नाम से एक की होती है, उसको यूज करोगे, उसको यूज करना थोड़ा सा सीख लो कैलकुलेटर पर, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर आएगा 90। अच्छा, पहले वाले पार्ट को दोबारा से रिपीट करता हूँ। एक बंदे के पास 11 सीडीज थी, उसको ये 11 सीडीज एक शेल्फ पर अरेंज करनी थी। ख्याल इस बात का रखना था कि सारी जैज की सीडीज एक साथ हों। 11 में से 3 जैज की सीडीज हैं और उसके अलावा 8 सीडीज हैं, तो 3 जैज की सीडीज J1 J2 J3 एक साथ, उसके अलावा बच जाती हैं 8 सीडीज, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। इन 8 और ये जो बड़ा बॉक्स है इसको अरेंज करने के टोटल 9 फैक्टोरियल तरीके हैं, और इस बड़े बॉक्स के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, उनको अरेंज करने के फिर 3 फैक्टोरियल अलग तरीके हैं। तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल से हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर सर, गॉट इट सर, नो इश्यू सर लिख दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर सर, गॉट इट सर, नो इश्यू सर लिख दो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं और मजीद सवालात की प्रैक्टिस करवाऊं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। हमने मेरे ख्याल में फुटबॉल टीम वाला सवाल अभी तक नहीं किया। एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं, एक और आसान सा सवाल प्रैक्टिस करते हैं। मैं इस बुक से मुश्किल सवाल की तो अभी प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहा, मैं आसान सवालों की प्रैक्टिस फिलहाल करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स तो बन जाएं एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें भी कुछ चीज़ें हैं और आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, और मैं चाहूँगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, आप लोग जवाब दो। ये टॉपिक जो है वो आगे फिर प्रोबेबिलिटी के साथ कनेक्टेड है। इसमें लिखा हुआ है फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 3 प्लेयर्स हु प्ले इन अ डिफेंस पोजीशन। एक फुटबॉल टीम है और उसमें 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिफेंस पोजीशन में काम करते हैं। एक फुटबॉल टीम है और उस फुटबॉल टीम में 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिफेंस पोजीशन में खेलते हैं। डिफेंस पोजीशन में खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं? डिफेंस पोजीशन में खेलने वाले 3 प्लेयर्स हैं। A football team consists of 3 players who play in a defense position, 3 players who play in a midfield position, 3 players who play in a midfield position, 3 players midfield के हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं 5 players who play in a forward position, forward position में खेलने वाले 5 प्लेयर्स हैं। मैं वापस से रिपीट करूंगा, सवाल ये कहता है कि एक फुटबॉल टीम है और उस फुटबॉल टीम में 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डिफेंस पोजीशन में खेलते हैं, 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं, और 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते हैं। फिर वो बोलता है 3 प्लेयर्स आर चूजन, 3 प्लेयर्स आर चूजन लिखा हुआ हो, 3 प्लेयर्स आर सेलेक्टेड लिखा हुआ हो, 3 players are chosen to collect a gold medal for the team। 3 मुख्तलिफ प्लेयर्स को सेलेक्ट करा गया ताकि वो टीम के लिए गोल्ड मेडल लेने के लिए स्टेज पर आए।
फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ द कैप्टन, कितनी तरह से ये हो सकता है, इफ द कैप्टन, अगर जो बंदा कैप्टन है, इफ द कैप्टन हु इज अ मिडफील्डर, मिडफील्ड प्लेयर, अगर जो कैप्टन जो कि मिडफील्ड में खेलता है, मस्ट बी इंक्लूडेड, उसको तो इंक्लूड करना ही करना है, जो कैप्टन है जो मिडफील्ड में खेलता है उसको तो इंक्लूड करना ही करना है, टुगेदर विद वन डिफेंस एंड वन फॉरवर्ड प्लेयर, ठीक है ना, एक डिफेंस का प्लेयर और एक फॉरवर्ड प्लेयर होना चाहिए और एक कैप्टन होना चाहिए मिडफील्ड से। बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 9:45 क्या आंसर होगा? मुझे बताओ, डिफेंस डिफेंस प्लेयर्स 3 है, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? डिफेंस में 3 लोग हैं, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? एक, तो 3C1 हो गया, ठीक है। मिडफील्ड में 3 लोग हैं, कितने सेलेक्ट करने हैं? मिडफील्ड के लिए क्या मैं 3C1 करूंगा? नहीं, मैं 3C1 नहीं करूंगा। 3C1 इसलिए नहीं करूंगा, 3C1 तब होता जब सवाल ये कहता कि मिडफील्ड के 3 प्लेयर्स में से कोई भी एक प्लेयर आपको सेलेक्ट करना है। यहां तो सवाल ने ये कह दिया कि मिडफील्ड से कौन सेलेक्ट होगा, मिडफील्ड प्लेयर जो है वो कैप्टन होगा, यानी कि आपको 3 में से अगर एक सेलेक्ट करना था तो जब आप कैप्टन सेलेक्ट कर चुके हो तो बचे हुए 2 में से कोई भी एक सेलेक्ट नहीं होगा, मिडफील्ड प्लेयर में से तो कैप्टन ही आएगा। और जो फॉरवर्ड पोजीशन के जो फॉरवर्ड पोजीशन के हमारे प्लेयर्स थे, फॉरवर्ड पोजीशन के 5 प्लेयर्स थे, फॉरवर्ड पोजीशन के जो 5 प्लेयर्स थे उसमें से एक सेलेक्ट होगा। देखो ये डिफेंस पोजीशन है, सवाल ने बोला भाई डिफेंस पोजीशन में से एक बंदा सेलेक्ट करोगे, फॉरवर्ड पोजीशन में से एक बंदा सेलेक्ट करोगे, मिडफील्ड पोजीशन में से कैप्टन ही सेलेक्ट होगा, तो आपने कोई सिलेक्शन नहीं करनी है, आपने किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, यानी कि 3C1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5C1। कैलकुलेटर पर इसकी कैलकुलेशन जरा सीखो और मुझे बताओ कितना आएगा? 15 आएगा, 15 आएगा। कैलकुलेटर पर 3C1 इंटू 5C1 कर देखो, 15 आ रहा होगा। कैलकुलेटर पर 3C1 इंटू 5C1 कर देखो, 15 आ रहा होगा। अगला, इफ एग्जैक्टली वन फॉरवर्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड टुगेदर विद एनी 2 अदर्स। आवाज अब सही आ रही है क्या? सबके पास मसला आ रहा है आवाज में क्या? तू करो जरा सॉल्व। फातिमा, कैप्टन सेलेक्ट होगा ना, मिडफील्ड प्लेयर से कैप्टन सेलेक्ट होगा, तो कैप्टन जब सेलेक्ट कर ही लिया, देखो मुझे मिडफील्ड प्लेयर में 3 लोग थे, मिडफील्ड प्लेयर में बेटा 3 लोग थे, 3 में से मैंने किसको सेलेक्ट किया? कैप्टन को सेलेक्ट किया। ठीक है, बहुत खराब आ रही है क्या आवाज? क्या ऐसी है कि पढ़ा नहीं जा रहा? तो फिर बताओ, या सही है? ठीक है, अच्छा अगला अगला आंसर बताओ, अगला बताओ क्या होगा, टू का आंसर क्या होगा? मानो देखो, एक डिफेंस का बंदा सेलेक्ट किया है, एक फॉरवर्ड प्लेयर सेलेक्ट किया है, कैप्टन मिडफील्ड प्लेयर है, कैप्टन मिडफील्ड प्लेयर है, कैप्टन कौन है? मिडफील्ड में से है, तो हमने कैप्टन को सेलेक्ट कर लिया है, कैप्टन को सेलेक्ट किया है इसीलिए मैंने 1 लिखा है। देखो 3 लोग मिडफील्ड में खेलते थे, उसमें से मैंने कैप्टन को सेलेक्ट कर लिया है,
जब मैंने कैप्टन को सेलेक्ट कर लिया तो अब बचे हुए दो में से एक भी नहीं सेलेक्ट करना, ये बात याद है। तीन में से एक को सेलेक्ट करना था, लेकिन जब आपने कैप्टन को सेलेक्ट कर ही लिया तो अब बचे हुए दो में से जीरो को सेलेक्ट करना है, ऐसे लिख दो। पार्ट टू का आंसर बताओ। पार्ट टू में बोलते हैं इफ एग्जैक्टली वन फॉरवर्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड। फॉरवर्ड प्लेयर में से एक प्लेयर सेलेक्ट होगा। फॉरवर्ड के कितने प्लेयर्स हैं? पांच। फॉरवर्ड के कितने प्लेयर्स हैं? पांच। फॉरवर्ड में पांच प्लेयर्स हैं, उन पांच प्लेयर्स में से एक प्लेयर सेलेक्ट होगा तो 5C1। फॉरवर्ड में पांच प्लेयर्स हैं, पांच में से एक प्लेयर सेलेक्ट होगा तो 5C1। इफ एग्जैक्टली वन फॉरवर्ड प्लेयर मस्ट बी इंक्लूडेड, अगर फॉरवर्ड में से एक बंदा सेलेक्ट करना है टुगेदर विद एनी टू अदर्स, और बाकी जितने भी लोग हैं उसमें से मुझे दो लोगों को सेलेक्ट करना। तो बाकी कितने लोग हैं? बाकी 8 लोग हैं ना। बाकी कितने लोग हैं? बाकी 8 लोग हैं। 8 में से मुझे कितने सॉरी बाकी कितने लोग हैं? बाकी 6 लोग हैं। डिफेंस और मिडफील्ड, इसमें से दो लोगों को सेलेक्ट करना, यानी कि 75 अलग अलग तरीके होंगे। मैं वापस से बता देता हूं। देखो फॉरवर्ड प्लेयर जो है ना, फॉरवर्ड प्लेयर कितने थे? फॉरवर्ड प्लेयर 5 थे, उसमें से कितने सेलेक्ट करने थे? एक। फॉरवर्ड प्लेयर 5 थे, उसमें से कितने सेलेक्ट करने थे? एक। फॉरवर्ड प्लेयर 5 थे, उसमें से कितने सेलेक्ट करने थे? एक प्लेयर सेलेक्ट करना था फॉरवर्ड प्लेयर में से, तो 5C1। बाकी कितने बच गए? 6। अब इन 6 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं? दो। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा यहां लिखा है टुगेदर विद एनी टू अदर्स। दोनों मिडफील्ड के भी हो सकते हैं, दोनों जो है वो डिफेंस पोजीशन के भी हो सकते हैं, और एक डिफेंस और एक मिडफील्ड का भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, दोनों मिडफील्ड के भी हो सकते हैं, दोनों डिफेंस पोजीशन के भी हो सकते हैं, और एक मिडफील्ड और एक डिफेंस पोजीशन का भी हो सकता है। देखो फॉरवर्ड प्लेयर एक होगा, एक फॉरवर्ड प्लेयर होगा, बाकी दोनों डिफेंस पोजीशन के भी हो सकते हैं, दोनों मिडफील्ड पोजीशन के भी हो सकते हैं, और एक डिफेंस पोजीशन और एक मिडफील्ड पोजीशन का हो, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अगला पार्ट बी करो जरा। पार्ट बी करो बेटा, पार्ट बी करो। बहुत शुक्रिया इसरार, पार्ट बी करो। अच्छा जी, पार्ट बी में क्या है? फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट का नाम आ गया, आर देयर ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड्स गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल को मैं कितने अलग अलग तरह से अरेंज कर सकता हूं? इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ द लेटर। 9 लेटर्स हैं, 9 फैक्टोरियल। 9 लेटर्स हैं, 9 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड। रिपीटेशन का फैक्टोरियल यानी कि डी जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, और एल जो है ना वो भी 2 बार आ रहा है। तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी कि 90720। अगले में हम बोलते हैं इफ दी टू लेटर्स डी कम फर्स्ट एंड द टू लेटर्स एल कम लास्ट, यानी कि बिल्कुल ही शुरू में दोनों डी लेटर्स आएंगे, D1 और D2 बिल्कुल शुरू में आएंगे, और L1 और L2 बिल्कुल ही आखिर में आएंगे। ठीक है, D1 और D2 बिल्कुल शुरू में आएंगे, और L1 और L2 बिल्कुल ही आखिर में आएंगे। बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या आंसर होगा?
20160 होगा, कोई और बताएगा? देखो जरा गौर से सुनना पार्ट टू। इफ द टू लेटर्स डी कम फर्स्ट, डी वाले जो दो लेटर्स हैं वो सबसे पहले आएंगे, एंड द टू लेटर्स एल कम लास्ट, और एल वाले जो दो लेटर्स हैं वो बिल्कुल ही आखिर में आएंगे। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी बताओ, इसका सही आंसर बताओ, B2 का सही आंसर बताओ। चलो जी मैं बताता हूं। देखो टोटल 9 चीजें थी ना, 1 2 3 4 5, 5 चीजें बीच में होंगी, 1 2 3 4 5, 5 चीजें बीच में होंगी, ठीक है ना। D1 और D2, L1 और L2, और बीच में 5 चीजें। अब देखो D1 और D2 अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। कैसे 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं? पहले D1 फिर D2, या पहले D2 फिर D1, दोनों बातें हो सकती हैं ना। मैं रिपीट करूंगा, 2D हैं, पहले D1 और फिर भी D2, या पहले D2 और फिर D1, दो बातें हो सकती हैं। बीच में बच जाती हैं 5 चीजें, जितने भी अलग अलग लेटर्स थे वो अपने आप को बीच में 5 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, L1 और L2 ये दो चीजें अपने आप को अगेन 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं, पहले L1 फिर L2, या फिर पहले L2 और फिर L1, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, यानी कि 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। तो इवेंचुअल आंसर आपका 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 अलग अलग तरीके होंगे। देखो पहला 2 फैक्टोरियल इसलिए है क्योंकि 2D है, 2D अगर है तो वो अपने आप को, देखो ये बॉक्सेस बन गए ना, ये बॉक्सेस बन गए। मैं इसको एक और तरह से समझाता हूं, 9 बॉक्सेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली जगह पर मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है। सबसे शुरू में डी होगा, सबसे शुरू में डी होगा, सुनो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहली जगह पे डी होगा ना, कितने डी हैं आपके पास? 2 डी हैं। पहली जगह पर कितने डी हैं? 2 डी हैं। पहली जगह पर 2 डी हैं, हाँ या नहीं? तो पहली जगह इन दोनों डी में से कोई भी एक ऑक्यूपाई कर सकता है। थोड़ी देर में सही हो जाएगा। पहली जगह पर जो 2 डीज हैं उसमें से कोई भी एक डी आ सकता है। अगली जगह पर कौन आएगा? बचा हुआ एक डी। अगली जगह पर कौन आएगा? बचा हुआ एक डी। देखो मैं रिपीट करता हूं, 2 डी है, पहली जगह पर कोई भी एक डी आ जाएगा और अगली जगह पर बचा हुआ जो एक डी होगा वो आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा तैयब, तुम्हारी बात का मैं अभी जवाब देता हूं, पहले जरा इसको सुन लो फिर डिस्कस करता हूं। देखो पहली जगह पर D1 D2 2 डी है, उसमें से कोई भी एक डी आएगा, और बची हुई दूसरी जगह पर बचे हुए 2 डी में से जो भी डी बच गया होगा वो आएगा। इसके लिए 2 फैक्टोरियल हो गया। डन सर? अच्छा, डी और एल के अलावा, डी और एल के अलावा कितनी चीजें? डी और एल के अलावा कितनी चीजें? डी और एल के अलावा कितनी चीजें? 5 चीजें हैं। तो तीसरे बॉक्स में 5 में से कोई भी एक चीज आ सकती है। जब एक चीज आ जाएगी तो फिर चौथे बॉक्स में बची हुई 4 में से कोई भी एक चीज आ सकती है, फिर बची हुई 3 चीजों में से कोई भी एक चीज आ सकती है, फिर बची हुई 2 में से कोई भी एक चीज आ सकती है, फिर बची हुई एक चीज आ सकती है। इसके लिए 5 फैक्टोरियल। मैं वापस से रिपीट करता हूं, देखो पहली जो 2 जगहें हैं उस पर डी आना है। सबसे पहले D1 D2 में से कोई भी एक आ सकता है, दूसरी जगह पर बचा हुआ जो एक होगा वो आ सकता है। बीच में 5 चीजें बच जाती हैं और वो अपने आप को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं। जो 5 लेटर्स हैं उसमें से कोई भी एक यहां आ सकता है। जब एक यहां आ जाएगा, बचे हुए 4 में से कोई एक यहां आएगा, बचे हुए 3 में से कोई एक यहां आएगा, बचे हुए 2 में से कोई एक यहां आएगा, बचे हुए 1 में से कोई एक यहां आएगा। ठीक है ना? अच्छा, सेकेंड लास्ट जगह पे 2 एल है,
दो एल हैं तो सेकंड लास्ट जगह पर कोई भी एक एल आ सकता है, सेकंड लास्ट जगह पर कोई भी दोनों में से एक एल आ सकता है और आखिरी जगह पर बचा हुआ जो एक एल होगा वो आ जाएगा। तो इसके लिए आपने 2 फैक्टोरियल लगाया, ठीक है ना, ये बात समझे हो, ये बात क्लियर है। उसके बाद रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड, हमारे पास 2d हैं और 2l हैं तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यस सर, ओके सर, गॉट इट सर, समझ में आ गया तो मुझे बता दो, ठीक है। यस सर, ओके सर, गॉट इट सर, समझ में आ गया तो मुझे बता दो, ठीक है ना। मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं। देखो 2d थे, 2d थे, पहली जगह पर कोई भी दो में से एक d आ जाएगा। जब एक डी पहली जगह पर आ जाएगा तो फिर बचा हुआ एक ही डी होगा, वो दूसरी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद उसने बोला था कि तीसरी जगह पर कुछ भी आ सकता है जो बचे हुए 5 लेटर्स हैं उसमें से, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो बचे हुए लेटर्स थे उनके लिए, क्योंकि वो इस तरह से किसी भी तरह से आ सकते हैं। आखिर में क्या होगा, 2 एल है, 2 एल है, इस जगह पर एक एल आ सकता है, कोई भी एक एल आ सकता है दोनों में से, और आखिरी जगह पर बचा हुआ जो एक एल होगा वो आ जाएगा। तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं, तो हमने रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करा। थैंक यू हाशिम, समझ गए हो। अब तैयब का सवाल ये था, तैयब का सवाल ये था कि सर आपने जो है ना वो डी का एक बड़ा बॉक्स और एल का बड़ा बॉक्स क्यों नहीं बनाया, आपने यूं क्यों नहीं किया कि डी डी फिर अदर लेटर अदर लेटर अदर लेटर अदर लेटर अदर लेटर एल एल, यानी कि ये आपके पास चीजें थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने इस सवाल को ऐसे सॉल्व क्यों नहीं किया कि इसका एक बॉक्स बन गया, इसका एक बॉक्स बन गया, इसके अलावा ये एक चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, ये चौथी चीज, ये पांचवी चीज। तो आपने इस सवाल को ऐसे क्यों नहीं किया कि 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आपने इसको ऐसे सॉल्व क्यों नहीं किया, आपने इसको इस तरह से सॉल्व क्यों नहीं किया कि आप जो है वो इसका एक बॉक्स बनाओ, इसका एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, इसके अलावा 5 दूसरी चीजें, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। इस बॉक्स के अंदर ये दो चीजें अपने आपको 2 फैक्टोरियल चीजों तरीकों से अरेंज करेंगे, इस बॉक्स के अंदर ये दो चीजें अपने आपको 2 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज करेंगे, और रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो ऐसा क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है ऐसा कब करते। ये तरीका तब अप्लाई होता, ये तरीका तब अप्लाई होता जब सवाल बोलता इफ 2 D's and 2 L's will be together, यानी कि वो एक इकट्ठा होंगे, वो साथ होंगे, टुगेदर साथ होंगे। वो बिल्कुल ही शुरू में, वो बिल्कुल ही शुरू में भी हो सकता है, वो बिल्कुल ही एंड में भी हो सकते हैं, वो बीच में भी हो सकते हैं। ये दोनों डी साथ होंगे, वो बीच में भी हो सकते हैं, वो शुरू में भी हो सकते हैं, वो आखिर में भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं था, इसने ये लिखा था इफ द 2 डीज कम फर्स्ट, दोनों डीज बिल्कुल ही शुरू में आएंगे, एंड 2 लेटर्स एल कम लास्ट, और दोनों लेटर्स एल जो है वो बिल्कुल ही आखिर में आएंगे। बात समझ में आई, इस सवाल में डिफरेंस समझ में आया, हाँ या नहीं। ठीक है, एक मैं इसके लिए एग्जाम्पल भी कर देता हूं, एक मैं इसके लिए एग्जाम्पल भी कर देता हूं। लेट से तुम्हारे पास डी डी ए 3 चीजें, डी डी ए 3 चीजें, डी डी ए 3 चीजें हैं। मैं तुम्हें ये बोलता हूं, मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि बोथ बोथ डी, अच्छा डी डी ए और बी, ये चलो 3 अलग यूं कर लेते हैं ना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं, मैं तुम्हें बोलता हूं बोथ ए एंड बी विल बी टुगेदर, ए और बी एक साथ होंगे। मैं अगर ये बोलता हूं कि ए और बी एक साथ होंगे, मैं अगर ये बोलता हूं कि ए और बी एक साथ होंगे, ए बी सी डी 4 चीजें हैं, ए बी सी डी 4 चीजें, और मैं अगर ये बोलता हूं कि ए और बी एक साथ होंगे, तो तुम बोलोगे
कि सर आप एक काम करें कि ए और बी का एक बड़ा बॉक्स बना लें और सी और डी का एक एक बॉक्स बना लें, और आप क्या करें, आप जो है ना इसके लिए ये जो बड़े बॉक्सेस हैं इसके लिए 3 फैक्टोरियल लगाएं। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ए बी हो, फिर सी हो, फिर डी हो, या इसका मतलब हो जाता है कि ए बी हो, फिर डी हो, फिर सी हो, या इसका मतलब हो जाता है सी हो, फिर ए बी हो, फिर डी हो, या इसका मतलब हो जाता है कि डी हो, ए बी हो, फिर सी हो, या इसका मतलब हो जाता है सी डी और ए बी हो, या इसका मतलब हो जाता है डी सी और ए बी हो। ठीक है, और आप ये जो ए और बी दो चीजें हैं इस बॉक्स के अंदर, ये अपने आप को 2 फैक्टोरियल तरीकों में अरेंज कर सकती हैं, यानी कि ए बी सी डी भी हो सकता है और बी ए सी डी भी हो सकता है, ए बी डी सी भी हो सकता है और बी ए डी सी भी हो सकता है, सी ए बी डी भी हो सकता है या सी बी ए डी भी हो सकता है, डी बी ए सी भी हो सकता है या ए बी सी भी हो सकता है, इसी तरह से सी डी बी ए भी हो सकता है, इसी तरह से डी सी बी ए भी हो सकता है। ठीक है, जब हम ऊपर वाला 3 फैक्टोरियल लगाते हैं तो ये 6 तरीके आते हैं, और फिर जब 2 फैक्टोरियल लगाते हैं तो कहने का मकसद ये होता है कि ए इंटू बी, ए और बी भी हो सकता है और बी और ए भी हो सकता है। ये वो कंडीशन है जिसमें मैंने लिखा बोथ ए एंड बी विल बी टुगेदर। लेकिन अगर मैं तुम्हें सवाल इस तरह से दूं, अगर मैं तुम्हें सवाल इस तरह से दूं कि ए एंड बी विल बी एट स्टार्ट, ए एंड बी विल बी एट स्टार्ट, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ए और बी होंगे, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ए और बी होंगे, और अगर सबसे पहले ए और बी होंगे तो ए बी सी डी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ऊपर वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकता, अब ऊपर वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकता, अब ऊपर वाला तरीका इसलिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि ए और बी की पोजीशन फिक्स है, ए और बी की पोजीशन फिक्स है। ठीक है ना, अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं 4 डब्बे बनाऊंगा, 1 2 3 4। पहले डब्बे में कौन आ सकता है, पहले डब्बे में ए बी में से कोई भी एक आ सकता है, पहले डब्बे में कौन आ सकता है, पहले डब्बे में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, यानी कि 2। दूसरे डब्बे में कौन आएगा, बचा हुआ एक, दूसरे डब्बे में कौन आएगा, बचा हुआ एक, अगर पहले डब्बे में ए आया है तो दूसरे डब्बे में बी आएगा, अगर पहले डब्बे में बी आया है तो दूसरे डब्बे में ए आएगा, तीसरे डब्बे में कौन आएगा, सी या डी में से एक, और चौथे डब्बे में कौन आएगा, बचा हुआ एक। तो इसका आंसर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज आई बिलीव 4। और वो 4 तरीके के जिसमें ए और बी बिल्कुल ही शुरू में हो वो 1 2 3 और 4, ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों में ए और बी सबसे शुरू में हैं। ठीक है, चलो जी अगला सवाल करते हैं। चलो यही वाला कर लेते हैं, ये वाला सवाल कॉपी करना मुश्किल होगा, कर लेते हैं। चलो इसका पार्ट ए कर लेते हैं, इसका पार्ट ए कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं, इसका हम लोग पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए देखते हैं, पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में कहता है कि द मेन्यू फॉर अ मील इन अ रेस्टोरेंट इज एज फॉलोज। एक रेस्टोरेंट में जो मेन्यू है ना, मेन्यू कार्ड, उस रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड आपको दिया हुआ है। ठीक है, मेन्यू कार्ड में क्या लिखा हुआ है, मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है स्टार्टर कोर्स, मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है स्टार्टर कोर्स, मेलन और सूप और स्मोक्ड सैल्मन। यानी कि जो स्टार्टर कोर्स है ना, स्टार्टर कोर्स है, उस स्टार्टर कोर्स में से आप या तो मेलन ले सकते हो
या तो सूप ले सकते हो या तो स्मोक्ड सैल्मन ले सकते हो। यानी कि जो स्टार्टर कोर्स है ना उसमें आप तीन में से कोई भी एक चीज उठा सकते हो। स्टार्टर कोर्स जो है उसमें आप तीन में से कोई भी एक चीज उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसने ये बोला हुआ है कि मेन कोर्स यानी कि जो मेन डिश उठाओगे वो क्या होगी, चिकन होगी और स्टेक, लैम कटलेट्स, वेजिटेबल करी, फिश। कितनी चीजें हो गई, चिकन, स्टेक, लैम कटलेट, वेजिटेबल करी और फिश। कितनी चीजें हो गई, पांच चीजें हो गई। यानी कि मेन कोर्स में आप इनमें से कोई भी, इन पांच में से कोई भी एक चीज ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद डेजर्ट्स आते हैं। डेजर्ट कोर्स में क्या है, चीज केक, आइसक्रीम, एप्पल पाई। यानी कि डेजर्ट कोर्स में से क्या होगा, डेजर्ट्स में से आप जो है वो तीन में से कोई भी एक चीज पिक करोगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ऑल द मेन कोर्सेज, जितने भी मेन कोर्स हैं, आर सर्व्ड विद सैलेड एंड ईदर न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज। जितने भी मेन कोर्स हैं, जब आप मेन कोर्स खरीदते हो, ऑल द मेन कोर्सेज आर सर्व्ड विद सैलेड। तो सैलेड तो जरूर आती है, मेन कोर्स के साथ सैलेड तो लाजमी है। और क्या होता है, ईदर न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज। तो जब आप ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर में आखिरी चीज जो आपसे वो लेट से वेटर होगा वो ये पूछता है, आखिरी चीज जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि जनाब आप साथ में न्यू पोटैटोज खाएंगे या फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। आप साथ में न्यू पोटैटोज खाएंगे या फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। सर सैलेड का नहीं पूछता, नहीं सैलेड तो देता ही देता है। देखो लिखा हुआ है ऑल द मेन कोर्सेज आर सर्व्ड विद सैलेड। जितने भी मेन कोर्स होते हैं उसके साथ सैलेड जरूर आती है, पूछता नहीं है। एंड ईदर न्यू पोटैटोज, और साथ में या तो न्यू पोटैटोज आते हैं और फ्रेंच फ्राइज आते हैं। फ्रेंच फ्राइज और न्यू पोटैटोज में से वेटर एक चीज आपसे पूछता है, हाउ मेनी डिफरेंट 3 कोर्स मील्स आर देयर। कितनी अलग अलग तरह की मैं मील्स ऑर्डर कर सकता हूं। भाई मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा तो स्टार्टर कोर्स में से एक स्टार्टर कोर्स सेलेक्ट करूंगा यानी कि 3C1। जो मेन कोर्सेज हैं 5 हैं उसमें से एक मेन कोर्स सेलेक्ट करूंगा यानी कि 5C1। जो डेजर्ट कोर्सेज हैं उन डेजर्ट कोर्सेज में से 3 डेजर्ट कोर्सेज में से एक डेजर्ट कोर्स सेलेक्ट करूंगा यानी कि 3C1। और जब वेटर मुझसे ये पूछेगा कि न्यू पोटैटोज या फ्रेंच फ्राइज में से क्या चाहिए तो उसमें से एक चीज सेलेक्ट करूंगा यानी कि 2C1 और मेरी मील बन जाएगी यानी कि 90। बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसका कनेक्शन जो है ना वो मेन कोर्स के साथ डेवलप कर दो। यानी कि आप ये बोल दो जरा गौर से सुनना, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टर कोर्स तो ऐसे ही रहने दो, 3 स्टार्टर कोर्स में से एक स्टार्टर कोर्स सेलेक्ट करना है 3C1। मेन कोर्स जो है ना मेन कोर्स में आपके पास क्या हो सकता है, गौर से जरा देखना। वेटर ऑर्डर लेने आया तो मेन कोर्स में आप उसको बोल सकते हो चिकन दो मुझे, साथ में सैलेड तो तुम दोगे ही दोगे और न्यू पोटैटोज दे दो। या मैं उसको ये बोल सकता हूं चिकन दो, साथ में तुम सैलेड दोगे ही दोगे और फ्रेंच फ्राइज दे दो। या वेटर मेरे पास आएगा तो उसको मैं बोल सकता हूं स्टेक दो, साथ में तुम सैलेड तो दोगे ही दोगे, न्यू पोटैटोज दे देना। या स्टेक सैलेड फ्रेंच फ्राइज। या लैम कटलेट्स सैलेड न्यू पोटैटोज, लैम कटलेट्स सैलेड फ्रेंच फ्राइज। या फिर वेजिटेबल करी सैलेड न्यू पोटैटोज, या वेजिटेबल करी सैलेड फ्रेंच फ्राइज। या फिर फिश सैलेड न्यू पोटैटोज, या फिर फिश सैलेड फ्रेंच फ्राइज। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि मेन कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरह से ऑर्डर करी जा सकती है।
लेकिन जब मैं मेन कोर्स इस तरह से ऑर्डर करूंगा तो फिर ये वाली चीज नहीं रहेगी, यानी कि फिर मेरा आंसर बनेगा स्टार्टर कोर्स 3 है, 3 में से एक स्टार्टर कोर्स सेलेक्ट कर लिया। मेन कोर्स 10 अलग अलग तरह के हो सकते हैं, उन 10 अलग अलग तरह के मेन कोर्सेज में से एक मेन कोर्स उठा लिया, और डेजर्ट 3 थे उसमें से एक डेजर्ट उठा लिया, और इस तरह से मैं 90 की कंप्यूटेशन कर लूं। तो दोनों तरीके जो है वो वैलिड हैं। मैं चाहूं तो मैं जो है वो ये जो फ्रेंच फ्राइज और न्यू पोटैटोस वाला ऑप्शन था इसको मेन कोर्स के साथ मर्ज कर और ये लिस्ट बना सकता हूं। उस केस में फिर मैं 3C1 इंटू 10C1 इंटू 3C1 करूंगा और 90 आंसर बनेगा। ठीक है, दोनों तरीके समझ में आ गए। अच्छा जी, अगला और आखिरी सवाल आज का, अच्छा इस सवाल को जरा और पूरी वीडियो लेक्चर को तो आप लोग रिवाइज करते ही हो, बोलने की क्या बात है। आखिरी चीज लिखी हुई है, हाउ मेनी डिफरेंट चॉइसेस आर देयर इफ कस्टमर्स मे चूज ओनली 2 ऑफ द 3 कोर्सेज। कितने अलग अलग चॉइसेस, कितनी अलग अलग सिलेक्शंस, कितनी अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैं बना सकता हूं अगर जो भी कस्टमर रेस्टोरेंट में आएगा वो 2 तरह की चीजें सेलेक्ट कर सकता है। 2 तरह की चीजें सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि जो कस्टमर आएगा वो या तो स्टार्टर कोर्स और डेजर्ट कोर्स ले ले, या वो स्टार्टर कोर्स और मेन कोर्स ले ले, एक चीज, या वो स्टार्टर कोर्स और डेजर्ट कोर्स ले ले, या वो मेन कोर्स और डेजर्ट कोर्स ले ले। अच्छा, स्टार्टर कोर्स और मेन कोर्स लेने के कितने तरीके हैं? स्टार्टर कोर्स और मेन कोर्स लेने के तरीके हैं 3C1 इंटू 10C1। 3C1 इंटू 10C1 कितना बनता है, कोई बताना मुझे। 3C1 इंटू 10C1 मेरे ख्याल में 30 बनेगा। अच्छा, कोई स्टार्टर कोर्स और डेजर्ट कोर्स सेलेक्ट करता है 3C1 इंटू 3C1 यानी कि 9। अच्छा, अगर कोई मेन कोर्स और डेजर्ट कोर्स में से एक एक चीज सेलेक्ट करता है तो 10C1 इंटू 3C1 यानी कि 30। तो टोटल तरीके जो है वो 69 हो गए। चलो जी, अब अपने सवाल बता दो जिसके बाद फिर मैं क्लास को ऑफ करूंगा। 10C1 क्यों? 10C1 इसलिए, देखो मेन कोर्स के लिए मैंने आपको बताया ना कि आप मेन कोर्स के लिए 2 काम कर सकते हो। जब आप कोई मेन कोर्स ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने चिकन ऑर्डर करी, तो वो वेटर आपको सैलेड तो साथ में देगा ही देगा और पूछेगा कि आप चिकन आपने ऑर्डर करी है, आपको सैलेड तो हम दे ही रहे हैं, साथ में हम न्यू पोटैटोज लेंगे या फ्रेंच फ्राइज। तो चिकन सैलेड न्यू पोटैटोज एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर चिकन सैलेड और फ्रेंच फ्राइज दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह से स्टेक सैलेड और न्यू पोटैटोज एक ऑप्शन हो सकता है, स्टेक सैलेड और फ्रेंच फ्राइज दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह से लैम कटलेट्स सैलेड और न्यू पोटैटोज एक ऑप्शन हो सकता है, लैम कटलेट्स सैलेड और फ्रेंच फ्राइज दूसरा ऑप्शन हो सकता है। इसी तरह से मैंने ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं जो 10 ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आप 2 तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो कि आप बोल दो कि 10 में से एक चीज सेलेक्ट करनी है तो 10C1, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप मेन कोर्स में से 5 में से एक सेलेक्ट करो और न्यू पोटैटोज और फ्रेंच फ्राइज में से एक सेलेक्ट करो। हम आज वो अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब मैं मजीद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस नहीं करूंगा बल्कि अगले चैप्टर्स पे बढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी पे बढ़ूंगा, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई मसला है, मजीद कोई मसला है तो मुझे बताओ, चीजों को रिवाइज करोगे अच्छी हो जाएंगी चीजें। आज जो हमने सवाल किए हैं वो करने से पहले परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के पिछले लेक्चर्स आप लोगों के देखने मस्ट है। आप लोग देख कर और इन लेक्चर्स को दोबारा से देखो और दोबारा से सेम सवाल काइंडली दोबारा से सॉल्व करो। ठीक है भाई, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मैं आज की क्लास को ऑफ करता हूँ। कल फ्राइडे है, कल इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों की रात को 9 से 10:30 क्लास होगी जिसमें मुझे मेनली प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया जो है वो डिस्कस करना होगा। ठीक है भाई, चलो अल्लाह हाफिज।